नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर 2023 को एक जजमेंट है वो प्रोनाउंस की है, जो कि क्रिमिनल अपील नंबर 3865 और 2023, जो कि अराइजेस हुई थी स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल 12863 ऑफ 2023। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर अपीलेंट वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट का ये केस था। यहाँ पर हाई कोर्ट के जो ऑर्डर था उसको चुनौती दी थी, जिसमें हाई कोर्ट ने जो क्वेश्चन था उसको, मतलब एक रिट पिटीशन डाली गई थी क्रिमिनल की, उसको डिसमिस कर दिया था। अब यहाँ पर ग्राउंड्स ये रेस किए गए थे माननीय सुप्रीम कोर्ट में कि जब अरेस्ट किया गया था एनफोर्समेंट ने, तो ईडी ने जब अरेस्ट किया था तो उनको डॉक्यूमेंट जो था जिसमें ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट था वो सप्लाई नहीं किया था। अलबत्ता उनको बता दिया गया था, इन्फॉर्म कर दिया गया था और उन्होंने साइन भी किए थे, लेकिन डॉक्यूमेंट जो था वो नहीं दिया गया था। तो इस ग्राउंड्स पे यहाँ पर चैलेंज किया गया था। तो आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या एनालिसिस किया और क्या निर्णय दिया। तो आइए हम देखते हैं इसके कंटेंट्स को। और देखिए, ये एक हाई कोर्ट की जो जजमेंट थी उसको चैलेंज किया गया था यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ बताया गया था कि ये देखिए, ये एक रिट पिटीशन थी जो हाई कोर्ट में जो फाइल की गई थी, उसका 2023 में जो फाइल की गई थी, जिसमें हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी थी पिटीशन को। अब वहां पर जो रिलीफ जो मांगी गई थी हाई कोर्ट में, वो मांगी गई थी कि डिक्लेयर किया जाए कि जो अरेस्ट किया गया अपीलेंट का 27 जून 2023 को जो डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट ने जो अरेस्ट किया, जिसको यहाँ पर रेफर किया गया ईडी, तो वो इलीगल है और फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है। और जो अपीलेंट को जो फंडामेंटल राइट्स जो ग्रांट किए गए हैं आर्टिकल 14, 20 और 21 के अंदर, तो उनको जो फंडामेंटल राइट्स का ब्रीच हुआ है, वायलेशन हुआ है, और एक डायरेक्शन मांगी थी हाई कोर्ट से कि इनको रिलीज कर दिया जाए अपीलेंट को। और यहाँ पर फिर साथ में और एक और डायरेक्शन मांगी थी उन्होंने रिट पिटीशन में कि जो ऑर्डर था रिमांड का 28 जून 2023 का जो पास किया गया था एडिशनल सेशन जज पटियाला हाउस कोर्ट ने, उसको भी क्वैश कर दिया जाए। तो ये पटियाला हाउस कोर्ट में जो पीएमएलए का जो एडिशनल सेशन जज है उसको यहाँ पर स्पेशल कोर्ट कह के बताया गया है, और केस नंबर 100 था जो 2021 का था। अब फैक्ट्स ये थे कि जो क्वेश्चन ऑफ लॉ यहाँ पर रेज किए गए थे कि क्या जो एक्शन है रिस्पोंडेंट इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का, जिसमें जो कहा गया था कि डॉक्यूमेंट जो है ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट के थे जो अरेस्टी के, और फिर बाद में उनको बताया गया और फिर वापस एंडोर्समेंट की गई, उनके सिग्नेचर लिए गए और फिर उस पढ़ के सुनाया गया। तो लेकिन जो कॉपी जो सप्लाई नहीं की गई थी अरेस्टी को, तो क्या ये अरेस्ट ऐसे में इलीगल हो जाती है सेक्शन 19 ऑफ पीएमएलए एक्ट के अंदर, जो पीएमएलए एक्ट जो जिसे कहा गया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर। और यहाँ पर फैक्चुअल मैट्रिक्स ये थे कि अपीलेंट जो है एक रियल एस्टेट कंपनी है और उनकी कई ग्रुप ऑफ कंपनीज थी, और उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स थे दिल्ली एनसीआर में वो लिए थे और उत्तर प्रदेश में भी लिए थे। जो पीरियड का जो कार्यकाल था 1988 से लेकर 2015 के दौरान काफी प्रोजेक्ट्स लिए थे। अब इन रीजंस की वजह से 26 एफआईआर थी वो रजिस्टर्ड हुई थी अपीलेंट के अगेंस्ट में कई जुरिस्डिक्शंस में। और 9 सितंबर 2021 को ईडी ने, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, उन्होंने एक केस रजिस्टर किया था ECIR नंबर सो एंड सो अगेंस्ट उनकी कंपनी के अगेंस्ट में, और फिर इन्वेस्टिगेशन थी वो पीएमएलए एक्ट के तहत चालू की। अपीलेंट को भी समन दिया गया सेक्शन 50 के तहत, और कई जो डेट्स थी और उनमें उनकी स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड की गई थी, और समन देने के बाद उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई। मार्च 2022 को इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स थी वो फाइल की गई थी उन्हीं की कंपनी के अगेंस्ट में। नेशनल NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है उसमें इंसॉल्वेंसी जो प्रोसीडिंग्स थी वो फाइल की गई थी, जो उसके कुछ लोकेटरी ऑर्डर्स भी आए थे। तो उसके बाद मैटर जो था अपीलेंट का NCLAT के अपीलेंट ट्रिब्यूनल के समक्ष भी लिया गया और एक सेटलमेंट प्रपोजल आया
और लेकिन जब पेंडिंग थी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स की, तो यहाँ पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक प्रोविजनल अटैचमेंट था, वो पर्सनल प्रॉपर्टी थी अपीलेंट की, और एक उसके अगेंस्ट में अटैच कर दी, और एक कंप्लेंट भी थी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की, वो फाइल की। और वहां पे ये मांगा गया कि जो अटैचमेंट किया गया है पीएमएल एक्ट सेक्शन 8 के अंदर ये मिलता है कि जो जो डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट का पावर होती है कि वो अटैच करा सकते हैं, तो इसलिए तो वो एक प्रोविजनल अटैचमेंट का जो ऑर्डर था उसको एक यहाँ पर कंप्लेंट जो फाइल की गई थी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज में, वहां पे कंफर्मेशन करने के लिए कि जो अटैचमेंट की गई है वो ठीक है, पी सेक्शन 8 के अंदर वो फाइल किया गया। लेकिन 12 मई 2023 को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी थी, उन्होंने एक नोटिस था अपीलेंट को सेक्शन 8A के अंदर अपीलेंट को दिया और शो कॉज दिया कि क्यों नहीं उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो जो अटैच की गई है इन्फोर्समेंट डायरेक्टर द्वारा उसको कंफर्म कर दिया जाए, क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड मैसेज, ये प्रॉपर्टीज का जो है वो इन्वॉल्व थी मनी लॉन्ड्रिंग में। और लेकिन जब यहाँ पर बताया कि कुछ भी रिप्लाई दे पाते शो कॉज का, 27 जून 2023 को उनको अरेस्ट कर लिया गया और बिना कॉपीज को दिए हुए, बिना कॉपी जो थी उसको दिए हुए अपीलेंट को, उनको जो है वो अरेस्ट कर लिया गया। और 28 जून 2023 को अपीलेंट को स्पेशल कोर्ट के समक्ष लाया गया और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने वहां पर रिमांड मांगी। स्पेशल कोर्ट ने अपीलेंट को रिमांड पे भेज दिया ईडी को, ईडी के समक्ष में, मींस 10 जून 2023 तक। और फिर उसके बाद जुडिशियल कस्टडी के लिए 14 दिन के लिए भेज दिया गया 24 जुलाई 2023 को। अपीलेंट ने एक बेल एप्लीकेशन थी 12 जुलाई 2023 को स्पेशल कोर्ट के समक्ष डाली, वो की लेकिन वो खारिज कर दी गई 22 जुलाई 2023 को। फिर उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में 14 दिन के लिए फिर भेज दिया गया 7 अगस्त 2023 से लेके, और उसके लिए एक्सटेंड होती रही 21 अगस्त 2023 तक। इस दौरान अपीलेंट ने एक रिट पिटीशन थी वो फाइल की माननीय सुप्रीम कोर्ट में कि जो स्पेशल कोर्ट ने उनकी जो बेल एप्लीकेशन थी वो डिसमिस कर दी, लेकिन उसके विड्रॉ कर लिया कि हाई कोर्ट के समक्ष वो जाया जाएगा। प्रिय सब्सक्राइबर, हम आशा करते हैं कि यह संदेश आपको अच्छे स्वास्थ्य में पाए। किसी भी कोर्ट ड्राफ्टिंग की आवश्यकता हो, जैसे पिटीशन, एप्लीकेशन, जवाब, रिजॉइंडर, रेप्लिकेशन, शिकायतें, संशोधन, अपील, उपभोक्ता शिकायतें आदि, तो कृपया निर्माता से संपर्क करें। आपकी विशेष आवश्यकताओं के लिए हम यहाँ हैं। कृपया हमें आपकी कानूनी सहायता की आवश्यकता के लिए चयन करने के लिए धन्यवाद। शुभकामनाएं। और फिर इसके बाद अपीलेंट ने रिट पिटीशन थी हाई कोर्ट में फाइल की, जो कि हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। इम्पिंज्ड ऑर्डर उसको आया था 22 सितंबर 2023 का। अब यहाँ पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक एफिडेविट फाइल किया था और एलिगेशंस थी, उसको जो अपील जो फाइल की थी उसको काउंटर किया था और कहा था कि अरेस्ट थी वो सेक्शन 19 पीएमएलए एक्ट के तहत की गई थी। तो उसके जो पैराग्राफ में जो काउंटर फाइल किया था, यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको कोट किया और उसमें ये बताया कि ये ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट क्या थे, और फिर उन्हें इन्फॉर्म कर दिया था। एक हैंड राइटिंग नोट भी था, उसमें बताया गया था कि मैंने इन्फॉर्म कर दिया कि जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट क्या हैं। उसके बाद काउंटर में ये बताया कि जो पंकज बंसल की एक जजमेंट का थी वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगी, और ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट थे वो मार्क किए गए थे एनेक्शन R1 में। जो सुप्रीम कोर्ट में एक काउंटर था वो फाइल किया गया था इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। अब यहाँ पर फिर अपीलेंट ने काउंटर एफिडेविट के ऊपर भी एक रिजॉइंडर एफिडेविट इन रिजॉइंडर था वो फाइल किया था माननीय सुप्रीम कोर्ट में ही। यहाँ पर अपीलेंट ने स्पेसिफिकली डिनाइड नहीं किया था उस सजेशन को जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपने 16 नंबर पैराग्राफ में लिखा था। अब यहाँ पर रिस्पांस अपीलेंट ने क्या दिया था रिजॉइंडर में पैरा नंबर 16 में काउंटर एफिडेविट में, वो यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट किया और यहाँ पर बताया कि उसमें यहाँ पर पिटिशनर ने यह बताया कि उनको कॉपी थी ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट की, वो नहीं दी थी, और ये एडमिशन थी कि रिस्पोंडेंट की कॉपी ऑफ अरेस्ट दी थी, वो नहीं दी थी। तो इसलिए ऑनरेबल कोर्ट ने ये जो जजमेंट दी थी वी सेंथिल बालाजी वर्सेस स्टेट, वहां पर बताया था कि पैरा नंबर 39 में कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट जो है वो देना जरूरी है। तो ये एक पंकज बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट थी, उसमें भी रिटायरेट किया था।
और यहाँ पर एफिडेविट एंड रिजॉइंडर का जो पॉइंट्स थे वो यहाँ पर कोट किए थे। अब लीगल प्रोविजन यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनकी कंटेंशंस को सुना, जो काउंटर एफिडेविट दिया था उसको सुना, और रिजॉइंडर ने एफिडेविट था वो भी थी सुना। कंट्रोवर्सीज ये थी कि सेक्शन 19 है वो क्या कहता है पीएमएल एक्ट का, वो बताता है पावर्स ऑफ अरेस्ट, जो पावर्स ऑफ द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास जो पावर है अरेस्ट की, तो पावर्स ऑफ अरेस्ट क्या है सेक्शन 19 को यहाँ पर कोट किया। और सबमिशंस थी लर्नेड काउंसिल्स की, वो ये थी कि जो सीनियर काउंसिल अपेयर हुए थे उन्होंने बताया था कि जो पंकज बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, उसमें बताया गया था कि सिर्फ इन्फॉर्म करना अक्यूज्ड को कि ऑरली कि ये ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट ये हैं, और फिर उनको पढ़ के सुना देना और उनके सिग्नेचर ले जाना, और लेकिन कॉपी नहीं देना ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट की, तो ये एक जो सेक्शन 19 का जो प्रोविजंस के कॉन्सोनेंस में नहीं है, मींस उनके कॉम्प्लायंस में नहीं है। और फिर बाद में बताया कि ये इनकंसिस्टेंट प्रैक्टिस जो है वो फॉलो की जा रही है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो ऑफिसर्स हैं वो फॉलो कर रहे हैं। और ये जबकि एक डायरेक्शंस भी आ गई थी कि आगे से जो भी है हैंस फोर्थ वर्ड यूज किया गया था कि जो रिटन ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट हैं वो अरेस्टेड पर्संस को बताने जरूरी हैं। तो जो जजमेंट थी वो जो प्रिंसिपल और डॉक्ट्राइन है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही लेट डाउन किया गया है। वी सेंथिल बालाजी वर्सेस स्टेट का जो कि डिप्टी डायरेक्टर एंड अदर्स की थी, और ये पंकज बंसल की जो जजमेंट थी अब यहाँ पे बताया कि रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होनी जरूरी है, मींस बैकडेट से, क्योंकि उस जजमेंट में हैंस फोर्थ करके यूज किया गया था। और इसको मतलब सपोर्ट करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स वर्सेस सौराष्ट्र कुछ कच्छ जो स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड था, तो यहाँ पर ये कोर्ट ने उस जजमेंट को कोर्ट किया, उसमें ये बताया कि जो जुडिशियल डिसीजंस जो होंगे वो रेट्रोस्पेक्टिवली बैकडेट से एप्लीकेबल होंगे। और सबमिशंस को अपोज किया था पंकज बंसल की, उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट के जो काउंसिल थे मींस एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे उन्होंने अपोज किया। और उन्होंने बताया कि जो पंकज बंसल की जो जजमेंट थी वो पर इनक्यूरियम है, मींस दो जजमेंट की जो जजमेंट थी वो उन्होंने डेविएट कर दिया था, जो प्रोपोर्शन ऑफ लॉ था वो जो सेट किया गया था विजय मंडल लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। तो वहां पर बताया था कि दो बेंच की जो जजमेंट है वो इग्नोर नहीं कर सकती, जो कि एक लार्जर बेंच था विजय मंडल का, उसमें ये जजमेंट आई हुई थी। और एक और जजमेंट थी संदीप कुमार बफना वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स। साथ में ये सबमिशन दी थी कि जो पैरा 35 है पंकज बंसल का, जिसमें बताया गया था कि जो लॉ जो एप्लीकेबल होगा हैंस फॉरवर्ड मींस, तो ये हैंस फोर्थ का मतलब ये मतलब था कि वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा बल्कि प्रोस्पेक्टिव होगा, मींस जब से लागू हुआ है उसके बाद से लागू होगा, ना कि बैक डेट से होगा। अब कोर्ट ने अपना एनालिसिस किया। 3 बेंच की जो जजमेंट थी विजय मंडल लाल चौधरी की, जिसमें सेक्शन 19 ऑफ पीएमएल एक्ट को अपहोल्ड कर दिया था, वैलिडिटी जो है, और ये कहा था कि जो एक्ट बना है उसका एक रीजनेबल नेक्सस है, किस पर्पस के लिए बनाया है उसके बीच में एक नेक्सस है, और जो पर्पस और ऑब्जेक्ट्स के बीच में रीजनेबल नेक्सस है, उस जजमेंट का पूरा यहाँ पर कोट किया था उन्होंने, क्या बताई थी। और विजय मंडल लाल की जजमेंट थी, और इसमें बताया कि एक फर्निश करना कॉपी ईसीआईआर की, जो जिनको अरेस्ट किया जा रहा है, एप्रीहेंड किया जा रहा है, और या फिर अरेस्ट के बाद किया जा रहा है, तो फिर विजय मंडल लाल की जजमेंट ने जो पैरा 458 था उसमें पूरा यहाँ पर कोट किया उन्होंने। तो यहाँ पर ये बताया था उस जजमेंट में कि जो जिसको अरेस्ट किया जा रहा है तो उनको अवेयर होना जरूरी है कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट क्या है, तो क्योंकि ये कंप्लेंट जो है वो मैंडेट होगा सेक्शन आर्टिकल 22 ऑफ 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और अगर कोई पर्सन मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इन्फॉर्म कर दिया जाता है उस व्यक्ति को कि आपको अरेस्ट इसलिए किया जा रहा है, ग्राउंड्स क्या है, तो और फिर स्पेशल कोर्ट के समक्ष लाया जाता है, तो स्पेशल कोर्ट के पास पावर होगी कि वो इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव्स को कहें कि वो रेलेवेंट रिकॉर्ड्स को प्रोड्यूस करे, और
ताकि उसको मतलब डिटेंशन में रखा जा सके या फिर कंटिन्यू करने के लिए। तो अब यहाँ पर जो रिलायंस किया जा रहा था, वी सेंथिल बालाजी वर्सेस स्टेट, पंकज बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। अब यहाँ पर 2 बेंच जो जजमेंट थी पीएमएल एक्ट की, उन्होंने क्या डील किया था वो यहाँ पर कोट किया। पंकज बंसल की जजमेंट में यहाँ पर बताया था कि कॉपी देना ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट का, अरेस्टेड पर्संस का कॉपी अरेस्टेड पर्सन को देनी जरूरी है बिना किसी रिसेप्शन के। और इसके बाद जो प्रोपोर्शंस ऑफ लॉ के जजमेंट्स को देखने के बाद विजय मंडलाल की जो जजमेंट थी 3 बेंच जजमेंट थी, और उसमें सेक्शन 19(1) का में बताया था कि पीएमएलए एक्ट का जो सेक्शन 19(1) है, जो सेक्शन 19 सब पार्ट 1 का, उसका एक रीजनेबल नेक्सस है पर्पस एंड ऑब्जेक्ट्स जो अचीव किए गए हैं पीएमएल एक्ट द्वारा। और जो कंप्लेंट है उसका जो विद द मैंडेट ऑफ आर्टिकल 21 के तहत है, तो ऑब्जर्वेशन जो रेज की गई थी डिविजनल बेंच की वो एक कॉन्ट्रेरी थी, जो डिविजनल बेंच ने जो जजमेंट्स थी वो कॉन्ट्रेरी थी विजय मंडलाल चौधरी की। और तो ये कॉन्सोनेंस में नहीं है उनकी जो ज्यूरिस्प्रूडेंशियल विजडम जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ने बताई थी। और 3 बेंच जो विजय मंडलाल की थी वो ऑलरेडी एग्जामिन की जा चुकी है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के ऊपर सेक्शन 19 ऑफ पीएमएल एक्ट का, तो जो कि आर्टिकल 22 के वो टचस्टोन पे है, मींस उसको फिर अपहोल्ड कर दिया। और यहाँ पर बताया कि पंकज बंसल की जो जजमेंट थी उसकी एक इनकंसिस्टेंट प्रैक्टिस थी जो फॉलो की जा रही थी इस रिस्पोंडेंट इन्फोर्समेंट डायरेक्टर द्वारा, कि जो मोड्स ऑफ इन्फॉर्मिंग ऑफ अरेस्ट था वो आगे से उसने कहा था कि हेंस फोर्थ आगे से जो है उसको ध्यान रखा जाएगा। कॉपी ऑफ सच रिटन स्टेटमेंट थी वो बताई जाएगी एज ए मैटर ऑफ कोर्स बिना किसी एक्सेप्शन के। और कई जजमेंट्स को कोर्ट करने के बाद कई जजमेंट्स भी और भी आई थी, तो यहाँ पर बताया था कि जो एक्सप्रेशन था एज सून एज मे बी जो सेक्शन 19 में बताया गया है, तो उसको कोर्ट ने कहा उसको ऐसे इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है एज अर्ली एज पॉसिबल, बिना किसी डिले के, और जो कि रीजनेबल कन्वीनियंस पे होगा और या फिर विद इन रीजनेबल रिक्विजिट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर होगा। और कॉपी देना ऑर्डर की जो कि विद द मटेरियल जो पोजेशन थी एजुकेटिंग अथॉरिटी को देना इमीडिएटली अरेस्ट करने के बाद, और फिर उसके बाद पर्सन को जो अरेस्ट पर्सन को कोर्ट में ले जाना 24 घंटे ऑफ अरेस्ट के करने के बाद, तो कोर्ट ने कहा कि हमारी ओपिनियन में एक रीजनेबल कन्वीनियंट था और एक रीजनेबल रिक्विजिट टाइम के अंदर अरेस्टी को इन्फॉर्म कर दिया था, जिसमें बता दिया गया था ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट क्या थे, जो कि 24 घंटे अरेस्ट के 24 घंटे के अंदर बता दिया गया था। तो विजय मंडलाल चौधरी की जजमेंट में यह कैटेगरी ये बताया गया था कि जो जब तक पर्सन को इन्फॉर्म किया जाता है ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट के, तो एक सफिशिएंट कॉम्प्लायंस होना चाहिए, जो कि एक रिक्वायरमेंट है आर्टिकल 22 के अंदर। तो यहाँ पर यह भी ऑब्जर्व किया था उस जजमेंट में कि अरेस्टेड पर्सन को स्पेशल कोर्ट में जब लेके जा रहे हैं 24 आवर्स के अंदर, और ताकि रिमांड के लिए या फिर हर ओकेजन में जब भी रिमांड के लेंगे, तो कोर्ट जो को पास पूरी पावर होगी वो देख सकती है रेलेवेंट रिकॉर्ड्स को जो कि अवेलेबल होंगे अथॉरिटी के पास, कि जिसमें इन्वॉल्वमेंट क्या है अरेस्टेड पर्सन्स की जो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड ऑफेंस किए हैं। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हमारे ओपिनियन में जो पर्सन अरेस्टेड है, अगर उसको बताया गया है, इन्फॉर्म किया गया है, अगर उसे ऑरली भी बता दिया गया है ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट को जब वो अरेस्ट किया जाता है, तो एक फिर उसके बाद एक रिटन कम्युनिकेशन है कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट जो है विद इन रीजनेबल कन्वीनियंट टाइम पे और 24 घंटे ऑफ अरेस्ट के बाद जो 24 घंटे ऑफ अरेस्ट में उसको बता दी जाती है, तो ये एक सफिशिएंट कॉम्प्लायंस होगा सेक्शन 19 का और आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो जजमेंट थी पंकज बंसल की, जिसमें एक इनकंसिस्टेंट प्रैक्टिस बताई गई थी कि जो ऑफिसर्स जो हैं अरेस्ट कर रहे हैं सेक्शन 19 के तहत, तो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट जो होगा वो हैंस फोर्थ बताया गया, मींस जब भी डेट होगी प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, जब पंकज बंसल की जो जजमेंट आई थी तो वहां की डेट से ये प्रोनाउंसमेंट जब हुई थी
तब उस वहां से स्टार्ट होगा। तो हैंस फोर्थ का मतलब यहाँ पर कोर्ट ने यह निकाला है हैंस फोर्थ का कि आगे से मींस जो रिक्विजिट रिक्वायरमेंट थी फर्निश ऑफ ग्राउंड्स की, जो अरेस्टेड पर्सन को बताया जाएगा राइटिंग में। तो यहाँ पर बताया एज सुन एज आफ्टर हिज अरेस्ट, जो कि ये एक मैंडेटरी नहीं होगा, ऑब्लिगेटरी भी नहीं होगा, जब तक कि डेट ऑफ जजमेंट तक जो है वो मैंडेटरी नहीं होगा। मींस जजमेंट आने जब वो आई थी पंकज लाल बंसल की, जो जजमेंट थी पंकज बंसल की, उस जजमेंट में जब डेट ऑफ प्रोनाउंसमेंट जब हुई थी, उसने कोर्ट ने कहा कि उसी डेट से चालू होगा, ना कि बैक डेट से होगा। अब यहाँ पर सबमिशन सीनियर काउंसिल द्वारा कि जो जजमेंट को का जो इफेक्ट है वो रेट्रोस्पेक्टिवली देना चाहिए, मींस बैक डेट से देना चाहिए। यहाँ पर कोर्ट ने कहा उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जजमेंट ने खुद कहा था कि इट वुड बी नेसेसरी हैंसफोर्थ, मींस आगे से जब जजमेंट जो प्रोनाउंस की जाएगी उसके आगे से। तो जो कॉपी थी रिटन ग्राउंड्स की, जो अरेस्ट जिस पे किया गया है वो अरेस्टेड पर्सन को फर्निश्ड की जाएगी, ये एज ए मैटर ऑफ रिकॉर्ड्स, बिना किसी एक्सेप्शन के। नॉन ग्राउंड्स की जो कॉपी जो है फर्निश नहीं करने, मतलब जो नहीं की गई हो राइटिंग में, जब तक वो प्रोनाउंसमेंट नहीं हुई थी जजमेंट की पंकज लाल बंसल की, तो यहाँ पर ये कहा कि ये ना तो ये इलीगल होगा, ना फिर जो कंसर्न ऑफिसर द्वारा जो एक्शन लिया गया है कि ये फर्निश नहीं की गई है राइटिंग में, उसको भी उस पर फॉल्ट नहीं किया जाएगा ऐसे में। तो इसलिए जो एक्शन था, जो एक्शन लिया गया था, जो पर्सन को जो अरेस्ट किया गया था और बताया गया था ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट को, तो यहाँ पर तो ये ऐसे में माना जाएगा ये एक सेक्शन 19 जो पीएमएलए एक्ट को कंप्लाई किया गया था, और आर्टिकल 22 जो था कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि विजय मंडल लाल की जो जजमेंट आई थी उसमें भी इसको कंप्लाई किया गया था। तो यहाँ पर अब कोर्ट इस केस पे आए सारे प्रिंसिपल्स को डिस्कस करने के बाद, विजय मंडल लाल की जजमेंट और पंकज बंसल की जजमेंट को डिस्कस करने के बाद इस कंक्लूजन पे आए कि ये कोर्ट ने कहा कि ये डिस्प्यूट में नहीं था कि अपीलेंट को डॉक्यूमेंट जो था जिसमें बताया गया था ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट का कि क्यों उनसे अरेस्ट किया जा रहा है, फिर उन्होंने उनके सिग्नेचर लिए गए थे ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट को, तो और साथ में एक एंडोर्समेंट भी दी गई थी कि बताया गया था कि मुझे बता दिया गया कि, और ये अब मेंशन जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट है मुझे इसके बारे में बता दिया गया है। तो यहाँ पर अपीलेंट ने रिजॉइंडर भी फाइल किया था, यहाँ पर भी जो काउंटर जो फाइल किया था उस पर भी ये डिस्प्यूट नहीं किया था, मींस रिजॉइंडर फाइल करने के बाद भी इसको डिस्प्यूट नहीं किया था कि उनकी जो एंडोर्समेंट पे जो और या फिर सिग्नेचर जो लिया गया एंडोर्समेंट पे वो उनके सिग्नेचर नहीं है, तो इसको डिस्प्यूट नहीं किया था, मींस उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। सिर्फ ये कंटेंशन रेज की थी सीनियर काउंसिल द्वारा कि उनको कॉपी जो है ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट की जब उनको अरेस्ट किया गया था नहीं दी गई थी। तो यहाँ पर अपीलेंट ने कहा कि यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि अपीलेंट को इन्फॉर्म कर दिया गया था ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट की, और फिर साथ में उन्होंने सिग्नेचर भी किए थे ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट के, और इंडोर्समेंट जो थी डॉक्यूमेंट भी कि उसमें बताया गया था कि आपको उनको इन्फॉर्म कर दिया है क्या ग्राउंड्स हैं अरेस्ट के। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ये ड्यू कॉम्प्लायंस जो है प्रोविजंस के सेक्शन 19 ऑफ पीएमएलए एक्ट के, वो उसको कॉम्प्लाई कर दिया गया है। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ना तो उस अरेस्ट को ये कहा जा सकता है कि किसी प्रकार का वायलेशन हुआ है आर्टिकल 22 सब पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के आर्टिकल 22 सब पार्ट 1 का किसी प्रकार का ये वायलेशन हुआ है। तो यहाँ पर फिर फाइनली कंक्लूजन पे आए कि अपील का कोई मेरिट नहीं है, इसको डिसमिस किया जाता, तो अपील को यहाँ पर जो अपील डाली गई थी उसको खारिज कर दिया। तो ये जजमेंट आई थी। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।